जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम मई में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक खुशखबरी है, तो उसके लिए आप लोग तैयार जरूर रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से लोथल के उत्खननकर्ता कौन है। तो लोथल जो स्थान है उसके उत्खननकर्ता कौन है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रंगनाथ राव है। और लोथल जो स्थान है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो सॉरी, रंगपुर स्थल के उत्खनन किया था और रंगपुर स्थल जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है। राखालदास बनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो राखालदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फजल अहमद के बारे में देख लेते हैं। तो फजल अहमद ये कोट दीजी के उत्खनन करता है और कोट दीजी जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यज्ञदत्त शर्मा जो है ये आलमगीरपुर और रोपड़ के उत्खनन करता है और आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां शिलालेख में क्या है? 13वें शिलालेख में ये वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। 11वें शिलालेख के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? तो 11वें शिलालेख में की गई है। 9वां शिलालेख के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है ना। तो इसमें 9वें शिलालेख में क्या किया गया है? सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है 9वें शिलालेख में। और 14वें शिलालेख में क्या किया गया है? तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये 14वां शिलालेख है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु जो था ये किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार का पुत्र था। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। और बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। और बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे देख लेते हैं, अजातशत्रु का उपनाम जो था ये कुड़िक था। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी बुलाया जाता था। और अजातशत्रु जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखें। कई इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु का पुत्र क्या था? उदयन था। अजातशत्रु का पुत्र क्या था? उदयन था। और उदयन भी क्या था? जैन धर्म का ही अनुयायी था। और हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था ये उदयन का पुत्र नाग दशक था। तो जितने भी हर्यक वंश से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में इस क्वेश्चंस के हिसाब से बन गए हैं। तो आप लोग वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आगे मैं बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और आगे मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि वो खुशखबरी आप लोगों के लिए क्या है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद। कौन था? घनानंद था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद था। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनंतगिरी। कहाँ पर स्थित है? अनंतगिरी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं कि निशाकाश निशाकाश का मतलब होता है रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? तो चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। और क्षुद्र ग्रह के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
और फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा फोरवेस्टा हो जाएगा। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पर्यटक स्थल अरक घाटी दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। तो ये पर्यटक स्थल जो अरक घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि ल्यूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है। ल्यूसीफर डैश ग्रह का और एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का एक और नाम क्या है? लूसीफर है। ये सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को यहाँ से बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में है कि किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 9वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। और दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून भी कहे जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। और मणिपुर का है। मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? यह अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूची 1 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर के 56 तक। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर जोर दिया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये 1956 से लेकर 61 तक था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग, इन तीनों पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी इसका कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966 ईस्वी तक था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और ये पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के टाइम पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। मैं आप लोगों को खुशखबरी बता दूं तो वो खुशखबरी ये है कि जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसको मैं सोच रहा हूँ कि बाद में लाने के लिए, मतलब दूसरे क्लास में लाने के लिए। तो इस क्लास में सिर्फ आपको जीके और जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे और स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो अदर क्लास में अदर वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना। तो अगर आप लोगों को स्टैटिक जीके का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये शायद पता ही होगा कि एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का दारोमदार इंग्लिश और जीके जीएस पर ही है और इसी से कट ऑफ बनना है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि स्टैटिक जीके के पोर्शन को आपको चाहिए कि नहीं, है ना। तो उसी के हिसाब से अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगा।
तो आगे चलते हैं, कह रहा है कि आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन की। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। और फ्लोरीन के बारे में देख लेते हैं, तो ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। और हीलियम जो है ये सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। तो पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विभव आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं सीजियम के बारे में कि न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो सीजियम है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर और मृतिका हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यक्स वाई। आगे देखते हैं, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं। तो कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन। आगे देखते हैं, पीलिया जो होता है ये किसके संक्रमण के कारण होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत के कारण पीलिया रोग होता है। आगे देखते हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वी आर सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीति का क्या होता है, नीति आयोग जो होता है इसका नीति का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो हमारा होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का ये फुल फॉर्म होता है। और स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। और अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष जो है इस समय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन केवरी है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक जैसे DCGI कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और DCGI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है इसका स्थापना क्या हुआ था, स्थापना कब हुई थी, तो ये 14 अगस्त 2019 की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र रहा है। और महाराष्ट्र ने इस प्रतियोगिता में कुल 161 पदक जीते हैं। 56 जो गोल्ड था, 55 सिल्वर हैं और 50 ब्रॉन्ज शामिल हैं। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था, तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। और संस्करण जो था ये 5वां था। आगे कह रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सौराष्ट्र ने जीता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।